Hello everybody. So this is lecture number 3 of special theory of relativity. लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम की डिस्कवरी पढ़ी थी, ठीक है। और आज जो है जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये टॉपिक पूरे स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का फाउंडेशन बनाएगा, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए दिस इज द मेक एंड ब्रेक ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर आप आज का लेक्चर नहीं समझ पाए किसी भी कारणवश, तो आप समझ लीजिए आगे के लेक्चर्स में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। फ्रेम को समझना ही, मतलब अगर मैं कहूँ कि पूरे स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का जो सार है, टाइम डायलेशन को समझना या फिर उसके एप्लीकेशंस को समझना, मैथमेटिकल फॉर्मूले को समझना, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट जो सोल है, जो आत्मा है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की, वो है फ्रेम को समझना। जब तक आप फ्रेम को नहीं समझेंगे तब तक आप स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का जो कोर मीनिंग है वो नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि आगे हमारी सारी बातें जब हम रिलेटिविटी पढ़ेंगे, उसके स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्टेड सेंस में, हम वहाँ कहेंगे कि फ्रेम्स इनर्शियल हमने माना है। आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है इनर्शियल फ्रेम का मतलब, ठीक है। तो पहले उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं। पहले पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे आएंगे, फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आएंगे। इनके बीच में कुछ बाउंड्रीज हैं और वी कैन से ब्रिज है, उस ब्रिज को क्रॉस करेंगे तब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हम पहुँचेंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, या फिर मैं कहूँ तो फाउंडेशन लेक्चर है ऑफ ए स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, फाउंडेशन लेक्चर, ठीक। तो आज के टॉपिक है हमारे पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम अच्छे से आज समझेंगे, ठीक है। और जितने भी मिसकॉन्सेप्शंस इसमें बनते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे मेनली जो बनते हैं, उसको हम आज क्लियर भी कर लेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो हालांकि समझ ही नहीं आता लोगों को, तो मिसकॉन्सेप्शन बनने की कोई बात ही नहीं होती। बट पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो हम एक जनरल समझते आते हैं, पढ़ते आते हैं, तो उसका एक मिसकॉन्सेप्शन बना रहता है, तो उसको भी हम आज दूर करेंगे, ठीक है। अगेन एल्बर्ट आइंस्टाइन, दिस इज मी। सो आज फिर से हमारा एपिसोड नंबर 3 है, आप समझ लीजिए। स्टोरी ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन बाय मी, ठीक है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी मेरी जुबानी, आगे शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने एक आपको सवाल दिया था, तो उस सवाल पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसी सवाल से आज का लेक्चर जुड़ेगा और स्टार्ट होगा। मैंने एक क्वेश्चन दिया था ओरिजिन को लेकर, क्या था सवाल वो? ऐसा था क्या? शायद ऐसा ही था, है ना। सो और मैंने बोला था कि ये बताइए कि इज इट ट्रू और फॉल्स, और फिर आप ओरिजिन का मतलब बताइए, ओरिजिन को डिफाइन करिए। ये मैंने उसमें पिछले क्लास में ही आपको सोचने के लिए दिया था। तो हम ओरिजिन पे आए, उसको समझे, उससे पहले थोड़ा सा उसके रिकैप्स को समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ हमें समझनी है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और ज़रूरत क्यों पड़ी पॉइंट ऑफ रेफरेंस की। ऐसा तो हमने नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा तैयार हो चुका है एकदम बढ़िया से, एक्सिस तैयार हैं, 3D 4D सारे तैयार हैं। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? पॉइंट ऑफ रेफरेंस की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हम कोई भी पॉइंट लोकेट तो कर लेंगे स्पेस में, लेकिन उस पॉइंट का लोकेशन को एक नाम देना, एक उसका अपना आइडेंटिफिकेशन होने के लिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, जिसके रिस्पेक्ट में, जिसको एज अ हम होते ना पैरामीटर सेट करके बताएंगे कि उस पॉइंट का उस पैरामीटर से किस तरह से रिलेशन है, किस तरह से डिस्टेंसेस हैं, किस तरह से एंगल्स हैं, एक्सिस से एंगल है कितना, उसका वो वेक्टर जो बन रहा है उसकी लेंथ कितनी है। मतलब इन शॉर्ट जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस की नीड पड़ी वो इसलिए पड़ी
ये जो पॉइंट स्पेस में हमने लोकेट करा है उसको एक आइडेंटिफिकेशन देना है। आइडेंटिफिकेशन देने के लिए एक पैरामीटर की जरूरत थी, दैट पैरामीटर इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और उस पैरामीटर का हम यूज करके उस पॉइंट के बारे में जानकारी बताएंगे। ठीक है, पॉइंट का प्रोजेक्शन सब कुछ, ये सब कुछ जो है वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस का ही पे ही बेस्ड है। कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर नहीं होगा, हम हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा, तो हम जस्ट बोलेंगे कि स्पेस में ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। बट अगर मान लीजिए स्पेस में 2 पॉइंट्स है, मान लीजिए, या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स है, तो उनको अगर हमें कंपेयर करना है कि इस पॉइंट की दूरी कितनी है, तो मतलब इन शॉर्ट मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई 2 पॉइंट है स्पेस में, तो इनको हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस उसको डिस्टिंग्विश करेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस से कितनी दूरी पे है पहला पॉइंट, पॉइंट ऑफ रेफरेंस से कितनी दूरी पे दूसरा पॉइंट, उससे वो दोनों पॉइंट अलग अलग होंगे, डिस्टिंग्विश होंगे नहीं, तो फिर पता ही नहीं चलेगा ना। So that was the need of point of reference. What is the point? The point that is actually needed to give identification to a point in space. और एक और बात ध्यान रखिएगा, पिछले क्लास में हमने पॉइंट के बारे में बहुत चर्चा करी थी, बट अब हमारे लिए जो पॉइंट होगा ना पूरे डिस्कशन में, वो यही होगा पॉइंट। ठीक है, इसको ही पॉइंट मानेंगे, है ना। वो सारा एक डिस्कशन है, वो जब हम मैथमेटिकली और फिजिक्स दोनों को जोड़ के डिस्कशन करते हैं तब है। बट जब समझना होगा तो पॉइंट को हम यही मानेंगे, यही दिस इज पॉइंट। ठीक है, इसी को पॉइंट मानेंगे। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक चीज, पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक जनरलाइज्ड वर्ड है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक जनरलाइज्ड वर्ड है जो कि जरूरी नहीं है कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही यूज हो, वो कहीं और भी यूज हो सकता है। कोई और पॉइंट भी हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो सकता है, उसको हम एज सच सोफिस्टिकेटली हम कहे नहीं कि वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में है या कोऑर्डिनेट सिस्टम के ही पॉइंट्स पे है, उसको जरूरी नहीं। बट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज जनरल थिंग, कि हम किसी भी चीज़ को कोई भी पॉइंट को हम कहेंगे दिस इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जिसके रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें मेजर हों। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है। लेकिन अब बात आती है कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारा एक जनरल सेंस में है, बट जब हम पढ़ते हैं हमारा कोई भी पॉइंट को हम स्पेस में लोकेट करते हैं, तो जनरली जो हमारा सिस्टम रहता है, जैसे हम पढ़ते हैं 1D 2D 3D 4D, बट जो जनरल सबसे ज़्यादा यूज होता है दैट इज 3D सिस्टम। तो मान लीजिए ये हमारा 3D सिस्टम सबसे ज़्यादा यूजफुल है। तो 3D सिस्टम में अगर कोई पॉइंट स्पेस में लोकेटेड है, ठीक है, तो अब हमारा क्या कंसर्न था कि वो जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमने डिफाइन करा है, अब वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा? क्या ये वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा, क्या ये वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा, क्या ये वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा? पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा क्या? यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, जो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस को हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। सो ओरिजिन इज एक्चुअली व्हाट इट इज? origin is actually point of reference POR in coordinate system CS। coordinate system में point of reference जो है उसका काम कर रहा है origin। ठीक है, point of reference का काम कौन कर रहा है? origin कर रहा है। तो अब origin तो ठीक है, हमने नाम कर दिया origin, point of reference से origin से ही सब कुछ मेजर होगा। बट अब origin का जो फॉर्मेशन है, या फिर मैं कहूँ origin को कैसे डिफाइन करा गया है कि origin क्या है, तो ओरिजिन, सबसे पहली बात, ओरिजिन को कह देना 0,0 और 0,0 को कह देना ओरिजिन, ये गलत है। इसलिए भी गलत है क्योंकि ओरिजिन की वैल्यू 5,6,7 भी पॉसिबल है, -2, -3, -7 भी पॉसिबल है, और 0,0,0 भी पॉसिबल है, इनफाइनाइट वैल्यूज आर पॉसिबल। ओरिजिन की जितनी वैल्यूज पॉसिबल है वो इनफाइनाइट है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। 0,0 इज वन ऑफ देम। कब? जब कोऑर्डिनेट सिस्टम नॉन शिफ्टेड हो, एकदम आइडियलाइज जो केस हम मानते हैं जिसमें हम सारे काम करते हैं, आइडियलाइज केस, वहां पर ओरिजिन इज 0,0,0। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ओरिजिन ऑलवेज 0,0,0। ओरिजिन शिफ्ट करता है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करके कॉन्सेप्ट होता है। जब ओरिजिन शिफ्टिंग करता है, ओरिजिन का शिफ्टिंग होता है, तो वही पॉइंट, वही ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बदल जाता है। तो जब कोऑर्डिनेट बदल गया तो ये कह देना कि ओरिजिन ही 0,0 है और 0,0 ही ओरिजिन है, ये गलत होता है। अब ओरिजिन को डिफाइन कैसे करा गया है?
तो ओरिजिन इज द पॉइंट वेयर ऑल द कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट्स, एक ऐसा पॉइंट जहां पर सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो 3D हो, 4D हो, 5D हो, कोई भी सिस्टम हो, 2D हो, जहां पर सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलते हैं, वो पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जहां से सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का जन्म होता है। इट इज द बर्थ पॉइंट ऑफ ऑल द, यू कैन से, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मिल भी रहे हैं, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का जन्म भी हो रहा है, बर्थ भी हो रहा है। दिस इज दैट पॉइंट इज ओरिजिन। ओरिजिन को डिफाइन इस तरह से करा जाता है, ठीक है। ये तीनों एक्सिस, आपका 3 एक्सिस हो, 4 एक्सिस हो, 5 एक्सिस हो, सारे जहां पर एक कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं। क्योंकि आप देखो ना, हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस बताना है, हमें ओरिजिन को पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम कह रहे हैं, हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए। जब हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए तो एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। वो ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो इस एक्सिस पे है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, फिर वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं होगा, फिर वो पार्शियल हो जाएगा, पार्शियलिटी वहां पर हो जाएगी। एक कॉमन पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एक कॉमन पॉइंट हमें चाहिए था जहां पर तीनों एक्सिस मिले। उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ओरिजिन, और अब हमारा पूरा काम सिंपल हो गया कि अब उस पॉइंट का यूज करके हम कोई भी पॉइंट के लोकेशन, डिस्टेंसेस, उसको डिस्टिंग्विश, सब कुछ कर सकते हैं। तो दैट इज एक्चुअली द कोर मीनिंग ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन की कहानी हमने सीखी, अब कुछ और बातें इसमें, जैसे अब देखिए, ओरिजिन का डेफिनेशन इज वन पार्ट, है ना। अब ओरिजिन की वैल्यू 0,0 कब होती है? जब हमारा एकदम आइडियलाइज केस, जैसे मैंने कहा यहाँ पर 0,0,0 होगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 0,0,0 होगा, बदल भी सकता है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया इसको, अब ये 0,0 नहीं, अब ये कोई x, y, z होगा, और ये अगेन x, z अगेन ओरिजिन है किसी दूसरे कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है किसी दूसरे कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए, लेकिन ये 0,0,0 नहीं है, ठीक है। ओरिजिन होना, पॉइंट ऑफ रेफरेंस होना, ठीक है, और 0,0, इस तीनों अलग अलग। 0,0 इज अ कोऑर्डिनेट, जस्ट अ कोऑर्डिनेट। वो कोऑर्डिनेट कभी ओरिजिन बन जाता है जब उस तरह से सारी चीजें अलाइंड हो, तभी वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी बन जाता है। बट ऐसा भी होता है कि वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस ना बने, है ना। तो दैट्स द थिंग। पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जैसा मैंने कहा, एक जनरलाइज वर्ड है, एक जनरल वर्ड है। ओरिजिन, जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ रहे हैं तब हम उसको ओरिजिन का नाम दे रहे हैं, है वो भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही। बट पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक ऐसा, ऐसे समझिए, मैं एक आपको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए कैसे होगा सीन। देखिए सिंपल एक चीज़ है, एक मैथमेटिक्स में सेट करके चैप्टर होता है, उसमें हम लोग यूनिवर्सल सेट और सबसेट वगैरह पढ़ते हैं। मान लीजिए ये एक मैंने बना दिया, एक ये बना दिया, और एक ये बना दिया। तो ये जो आपका सबसे बाहर वाला है, इसको आप मान लीजिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक। ये जो अंदर वाला है, सेकेंड वाला, दिस इज ओरिजिन, और दिस इज 0,0। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इससे हमें पूरा क्लियरिटी आ रहा है कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक यूनिवर्सल सेट मान लिया, तो उसके सबसेट है ओरिजिन और 0,0। पॉइंट ऑफ रेफरेंस के सबसेट है ओरिजिन और 0,0, और ओरिजिन का सबसेट है 0,0,0, ठीक है। तो मतलब आप ऐसे समझो कि रिफाइनमेंट है तरह से। पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक बहुत बड़ा चीज है, उसका कुछ पोर्शन ओरिजिन कहलाता है जब वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाता है। उसी ओरिजिन का के इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, उनमें से एक वैल्यू 0,0 आ जाता है। दिस इज समथिंग, इसको हम सबसेट की तरह मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए जरा। आपका जो 0,0 है वो एक सबसेट है किसका? ओरिजिन का। सबसेट को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और जब वो इक्वल सबसेट हो जाते हैं तो यहाँ पर इक्वालिटी भी लग जाती है, बट यहाँ पर हम सबसेट वाला कहानी पढ़, ये है, ये 0,0,0 जो है, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस का भी एक सबसेट है। साथ में
ओरिजिन जो हमारा है, वो जो पीछे का डायग्राम बनाया ना उसका मैथमेटिकल लिख रहा हूँ यहाँ पर। ओरिजिन जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस का सबसेट है। ये पूरा कहानी तीनों का आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज ओरिजिन एंड व्हाट इज एक्चुअली 0,0,0। ठीक है, अगर ये आपको क्लियर है तो फिर हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस वाला पार्ट, इसका मतलब हम समझ चुके हैं। अब बात आती है पॉइंट ऑफ रेफरेंस से फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी। जैसे एक कहानी हम पढ़ते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिजिड ऑब्जेक्ट की, उसी तरह की सिमिलर कहानी है पॉइंट ऑफ रेफरेंस से फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ठीक, तो देखिए जरा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो सकता है कि जब पॉइंट ऑफ रेफरेंस माने हम एक पॉइंट को मान लिए रेफरेंस पॉइंट, या पॉइंट को मान लिया एक हमने कि इसके रिस्पेक्ट में हम सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हुआ कि इन्हीं पॉइंट्स के डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन लेके जो एक शेप बनेगा या फिर जो भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा वो फ्रेम कहलाता है। तो आप समझिए पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे रिजिड ऑब्जेक्ट की कहानी है, बट वैसे ही पॉइंट ऑफ रेफरेंस से फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी है। जब बहुत सारे पॉइंट ऑफ रेफरेंस, या फिर मैं कहूँ वही पॉइंट ऑफ रेफरेंस के बहुत सारे पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लें, उन्हीं को हम एक डिफरेंट डिफरेंट वे में अलाइन कर दें तो वो एक शेप ले लेते हैं। दैट शेप, वो जो शेप लेते हैं वो एक फ्रेम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फ्रेम इज जस्ट, आप कह लो, सिग्मा ऑफ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने जितने पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, आप स्पेस में आपको बहुत सारे पॉइंट ऑफ रेफरेंस मिलेंगे, उन सबको आप डिफरेंट वे में, अब वो एक स्किल है, आप उसको अलग अलग तरह से मोल्ड कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप उसको फॉर्म कर सकते हैं, उससे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनेंगे। राइट, तो जो डिफरेंट डिफरेंट शेप बनेंगे वही फ्रेम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से बना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कोई भी फ्रेम हो सकता है। ठीक है, अब जो काम हम पहले पॉइंट ऑफ रेफरेंस से कर रहे थे कि इस पॉइंट से आपका ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है और इससे रिस्पेक्ट में ये स्पेस में जो ये पॉइंट है ये इतनी दूरी पे है या ये इतनी दूरी पे है, ये जो हम समझते थे, अब हम उसी चीज को फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या चल रहा है, क्या ऑब्जर्वेशंस हम कर सकते हैं फ्रेम के रिस्पेक्ट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज समथिंग जो कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत क्यों पड़ी? सेम पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिजिड ऑब्जेक्ट की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि रियल वर्ल्ड में रिजिड ऑब्जेक्ट, वैसे रियल वर्ल्ड में फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। कोई भी रियल वर्ल्ड में हमारा फ्रेम का कहानी चलता है, ना कि पॉइंट का कहानी। ऐसा तो है नहीं कि हमारा, हमने देखिए जैसे हमने जब पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ा फिर रिजिड ऑब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया डायरेक्ट रिजिड ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, नहीं, कंटिन्यूएशन में पढ़ा है। बट जो रियल वर्ल्ड में है वो क्या है? रिजिड ऑब्जेक्ट। वैसे रियल वर्ल्ड में क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी। तो दिस इज द ट्रांजिशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, अच्छा, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या क्या हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है। देखिए जैसे आप जनरली जो हम यूज करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मान लीजिए कोई आपका ट्रेन फ्रेम हो जाएगा। अब जैसे कोई ट्रेन में, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके लिए वो ट्रेन, आप जिस फ्रेम में ट्रैवल कर रहे हैं दैट कैन बी नेम्ड एज ट्रेन फ्रेम। वैसे ग्राउंड फ्रेम होता है, मतलब ये और होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो अब ऐसे तो हमने कहा कि भाई ट्रेन का फ्रेम ले लो, आप कह लो कि कैरेज फ्रेम ले लो, आप ग्राउंड फ्रेम ले लो, आप बाइक फ्रेम ले लो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम पॉसिबल है। अब इससे क्या हो गया कि हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वाला पार्ट बढ़ गया, क्योंकि जब हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो हम कह देंगे कि ट्रेन फ्रेम है, ग्राउंड फ्रेम है, फिर बाइक फ्रेम है, कोई भी फ्रेम है बोल देंगे फ्रेम। तो इसको, पूरी कहानी को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो पूरा है उसको समराइज करा गया, उसका पूरा निचोड़ निकाला गया इन टू टाइप्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली दो ही तरह के होते हैं, आई थिंक दो दिख रहा होगा, है ना, दो ही तरह के होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या क्या होते हैं? पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसकी कहानी क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं, पहले हम नेमिंग कर लेते हैं ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहला है इनर्शियल, दूसरा है नॉन इनर्शियल। सबसे पहले आप समझिए एक दो बातें। क्लासिकल फिजिक्स चल रहा था,
क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन के लॉ थे। न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है मोशन का? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया है, जो कि हमें कहता है कि until and unless external force is applied, the body will continue its state, whether it is state of rest or its state of uniform motion. तो वहीं से वही इनर्शिया का कॉन्सेप्ट जो था, वही जो इनर्शिया वर्ड आया वहां से, यानी इनर्शिया का मतलब हुआ कि हम जो स्टेट में वही स्टेट में रहना चाहिए, है ना। इनर्शिया आई थिंक मुझे डायरेक्ट याद नहीं है, बट आपका लैटिन वगैरह वर्ड से आया हुआ है और उसका मतलब यही होता है, तो उसी से इनर्शिया को डिफाइन करा गया। तो वहीं से दो फ्रेम बनाए गए, एक इनर्शियल फ्रेम, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जहां पर आपका लॉ ऑफ इनर्शिया लगना तय है। इनर्शियल नाम ही इसलिए दिया गया, इट वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया लगना तय है इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। न्यूटन के 3 लॉ थे, लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा था मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स, और तीसरा था आपका एक्शन रिएक्शन वाला, ठीक है। तो जो थर्ड लॉ है न्यूटन का, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज अ यूनिवर्सल लॉ। मतलब वो कोई भी फ्रेम हो जाए, वो सारे फ्रेम में लगना ही लगना है, वो सारे फ्रेम में लगना ही लगना है। अभी हम डिस्टिंग्विश करेंगे दोनों को, बट पहले समझ लेते हैं ना। तो न्यूटन का तीसरा लॉ तो सब में लगना है, बट न्यूटन का जो पहला और दूसरा लॉ है वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में लगेगा, क्योंकि उसमें ये कंडीशन माना गया है कि फ्रेम जो है वो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। अब यहाँ पर एक और कहानी आएगी, एक और कंफ्यूजन आएगा कि व्हाट डू मीन बाय एक्सेलरेटिंग फ्रेम एंड व्हाट डू मीन बाय नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो जो फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, यानी वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, dv by dt होता है एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और नॉन एक्सेलरेटिंग हो गया, वो दूसरा वर्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन एक्सेलरेटिंग का मतलब होगा यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ एक्सेलरेशन जीरो है, जहाँ एक्सेलरेशन जीरो वहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है वहाँ यूनिफॉर्म मोशन आपको दिखेगा। तो पूरा इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है, पूरा जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो बेस्ड है ऑन द फ्रेम इज ऑन द कॉन्सेप्ट दैट, या मैं कहूँ तो इस पैरामीटर पे सेट है कि फ्रेम जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन करेगा। बट नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो कॉन्सेप्ट है वो इस चीज पे बेस्ड है कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम विल बी एक्सेलरेटिंग नेचर, फ्रेम का एक्सेलरेशन होना जरूरी है, तभी हम उसको नॉन एक्सेलरेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा लिख के कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा क्लैरिटी बढ़ेगा। अभी शायद मैसअप हो गया होगा सारा, उसको हम एक बार अच्छे से लिख के देख लेते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? FOR लिख रहा हूँ। यहां पर न्यूटन का पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ, सारे लगने। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का सिर्फ तीसरा लॉ लगेगा, फर्स्ट लॉ लग ही नहीं सकता है। फर्स्ट लॉ कहता ही है कि यूनिफॉर्म मोशन में या रेस्ट का, दो ही तरह के मोशन की बात करता है, या तो बॉडी रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा जब भी हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा? आपका न्यूटन का पहला लॉ नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ तीनों लगेंगे। न्यूटन का पहला लॉ नहीं लगेगा, न्यूटन का दूसरा लॉ भी नहीं लगेगा, न्यूटन का तीसरा लॉ बस लगेगा। और जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें कैसा मोशन होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है। इसमें कैसा मोशन होता है? इसमें एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक है। अब पहचानेंगे कैसे कौन सा है यूनिफॉर्म मोशन? तो आपको लिख देगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ चीज। जैसे आपको लिख दिया, ट्रेन इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। यहां से क्लियर है ये क्या बता रहा है हमें, कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा है। यानी यहाँ पर हम चाहें न्यूटन का पहला लॉ भी लगा सकते हैं, दूसरा भी लगा सकते हैं और तीसरा भी लगा सकते हैं।
अब जहां पर नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात आ जाएगी वहां पर कैसा लिखा जाएगा, ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग विथ acceleration of 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, तो जहां पर आपको एक्सेलरेशन दे दिया, जहां फ्रेम एक्सेलरेटिंग नेचर का है, वहां पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा वो बनेगा नॉन इनर्शियल। तब अब यहां पर आप न्यूटन का ना पहला लॉ लगा पाएंगे ना दूसरा लॉ लगा पाएंगे, बस तीसरा लॉ लगेगा। जब दूसरा लॉ नहीं लग पाता है तो वहां पर हम यूज करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स एंड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। सूडो फोर्स या आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या होता है वो भी आपका मास इनटू एक्सेलरेशन ही। फोर्स है तो मास इनटू एक्सेलरेशन ही होगा, बट वो एक्सेलरेशन जो होगा वो उस फ्रेम का एक्सेलरेशन हम लेते हैं और डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा कि नहीं, मैं बताया था एग्जांपल से। कोई फ्रेम है मान लीजिए, ये एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है, तो जो सूडो फोर्स हम लेते हैं ना, पहले वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फ्रेम ऑफ आपका जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, जिस डायरेक्शन में फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना है। और साथ ही साथ वो सूडो फोर्स जो होगा आपका, वो क्या होगा, वो मास, इसका एम मास होगा और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, और जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन अलग अलग है बट आप ये इसको फ्रेम का एक्सेलरेशन मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एपी मान लीजिए, तो ये जो एपी होगा का मॉड जो होगा, जो एफ का मॉड होगा वो बराबर होगा, और जो एपी होगा वो माइनस ऑफ एफ। दिस इज एक्चुअली सूडो फोर्स। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, और फिर आपका इसमें वो भी आ जाता है क्या, सूडो फोर्स हमने लगा दिया। अब यहाँ पर अब जैसे आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या होता है, इसको हम जी इफेक्टिव बोलते हैं। तो इस पे देखिए, अब ब्लॉक पे नीचे एम भी लगेगा। अब इनका जो रिजल्टेंट बनता है दैट इज जी इफेक्टिव। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ एक फ्रेम का एक्सेलरेशन अगर मान लीजिए ऐसा है, जी इफेक्टिव कैसे होता है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझाता हूँ आपको। तो सूडो फोर्स और जो आपका है आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ये जो आपका सूडो फोर्स है ये एक वेग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी काफी एडवांस कॉन्सेप्ट है, आइंस्टीन ने खुद दिया है इसको, है ना। आर्टिफिशियल ग्रेविटी आइंस्टीन का खुद का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, तो काफी एडवांस माना जाता है इसको, है ना, और काफी सही माना जाता है। सूडो फोर्स भी सही है। तो मान लीजिए, अब इसको मैं ऐसे लीजिए, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर ये ग्राउंड फ्रेम है। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम। अब ग्राउंड फ्रेम का चर्चा हम करेंगे अभी, काफी इंपॉर्टेंट है ग्राउंड फ्रेम को भी समझना, इसके नेचर को समझना, तो इस पर भी हम आएंगे। पहले ये दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये कोई फ्रेम है, ट्रेन हो सकता है, कोई भी हो सकता है फ्रेम। ये फ्रेम ए एक्सेलरेशन से, या फिर मैं कहूँ ए एफ एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, अब सूडो फोर्स या आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे चलता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आर्टिफिशियल ग्रेविटी को समझते हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी में क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले ये फ्रेम है, मान लीजिए मास m है, तो ग्रेविटी लगेगा m इंटू जी। ठीक, और अगर मैं सूडो फोर्स जो हमने पीछे लिखा, मतलब सूडो फोर्स से कंटिन्यूएशन इसका करते हैं। सूडो फोर्स क्या हमने पढ़ा, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम मॉडल, बट अपोजिट डायरेक्शन में है, डायरेक्शन दिख रहा है आपको। तो ये जो जी इफेक्टिव होता है ना, वो एक तरह से इसका रिजल्टेंट होता है, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होता है। तो जी इफेक्टिव का जो मैग्नीट्यूड बनेगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर बनेगा, ये होता है जी इफेक्टिव। और यहीं से हमारा आता है कि अब जी इफेक्टिव तो आ गया, तो अब इसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, अब सूडो फोर्स आ जाना है फिर से, राइट। ये मतलब ये सूडो फोर्स जो है आपका, वो तब है जब हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट कंसीडर नहीं कर रहे, और जब आर्टिफिशियल ग्रेविटी आ गया तो वहां पर जी इफेक्टिव आ गया, वहां जी नहीं रहा। ये जो जी हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, दिस इज नॉट, दिस इज इफेक्टिव ग्रेविटी। इफेक्टिव ग्रेविटी जो होता है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमें दिखता है कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट में ये ले लिया, और यहाँ ग्रेविटी है तो इनका हम इफेक्टिव ले लेंगे।
√g² + af², ठीक है। और इसी तरह से आपका आ जाता है इफेक्टिव फोर्स, क्या होगा, मास इंटू इफेक्टिव एक्सेलरेशन या मास इंटू इफेक्टिव ग्रेविटी, क्या आ जाएगा, मास इंटू मैग्नीट्यूड वाइज लिखे तो क्या आएगा, ऐसा आएगा, है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। हालांकि इसका ज़्यादा यूज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में नहीं आएगा, ठीक है। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज नहीं होता है यहाँ पर, बस इतना समझना था। अगर मैं आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थोड़ा मैंने एडवांस करके बता दिया, बट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से देखें अगर अपन, तो फ्रेम को समझना जरूरी है। इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम को डिस्टिंग्विश करना आपको आना चाहिए। अगर कहीं मैं एक लाइन लिख दूं कि ट्रेन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इनर्शियल की बात हो रही है। अगर मैं लिख दिया कि एक्सेलरेशन से जा रहा है तो पता होना चाहिए नॉन इनर्शियल की बात हो रही है। दैट्स इट, इतना ही था। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक तरह से कॉन्सेप्ट आप कम कहिए इसको, बट एक मिसकॉन्सेप्शन बना होता है जो हम जनरली यूज करते हैं, पूरे क्लासिकल फिजिक्स में यूज करते हैं। एक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। मान लीजिए एक ब्लॉक है, मास m है। सबसे पहले क्या होगा, आप अगर ये एक सरफेस है ना, सरफेस है, पहले आप ग्रेविटी लगाते हो जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, और एक क्या लगाते हो, नॉर्मल लगाते हो। और आप क्या कहते हो, हमने कह दिया कि इधर इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हम मान लेते ना कि कांस्टेंट सरफेस स्मूथ है, ठीक है। और मान लीजिए ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम का कंडीशन, इक्विलिब्रियम में हम क्या लिख देते हैं, नॉर्मल इक्वल टू mg लिख देते हैं ना। और ऐसा ही करके हम पूरा क्लासिकल फिजिक्स चलाते हैं, राइट। एक्चुअली में ये नहीं होता है। अगर ये वैल्यू 100 है ना, ये वैल्यू 100 है, तो ये वैल्यू नियरली 98-99 होती है, लगभग बराबर नहीं होगा कभी। क्यों, इसका क्या मतलब हुआ, जब नेट फोर्स बच रहा है, नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है। तो हम क्या मानते हैं, while doing classical physics, हम मानते हैं, we assume ground is inertial, that is acceleration is 0, and hence we write normal is equals to mg. But coming to the relativistic physics, here ground is also non-inertial because acceleration is there. Also means ground is non-inertial frame because acceleration is not zero ना, acceleration 0 नहीं है, acceleration होगा। वो अलग बात है कि acceleration बहुत कम है, वो शायद हमें ऑब्जर्वेबल नहीं है, बट ग्राउंड इज नॉट। अगर ये लिख रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट अगर लिख रहा हूँ, मान लीजिए ग्राउंड इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये स्टेटमेंट गलत माना जाएगा जब मैं रिलेटिविस्टिक फिजिक्स की बात करूँ या ओवरऑल फिजिक्स की बात करूँ। ओवरऑल फिजिक्स में हमने मान लीजिए पूरा हमने कहानी पढ़ लिया, उसके बाद हम कह रहे हैं ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम में, गलत है। बट वही स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया जाता है, ग्राउंड इज अप्रॉक्सीमेटली इनर्शियल। ये सही बात है, अप्रॉक्सीमेटली है, एक्सेलरेशन बहुत कम होता है। मैंने 98-99 का, उससे भी कम का गैप रहता है, बहुत कम रहता है एक्सेलरेशन, ऑब्जर्व उतना हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते, तो हम कह देते हैं कि भाई इनर्शियल है, बट वो अप्रॉक्सीमेटली इनर्शियल है। अगर हम उसमें डीप डाइव करें तो वो नॉन इनर्शियल निकलेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो एजम्पशंस तो बहुत सारे चलते हैं। हम मान लेते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी मान लेते हैं कि अर्थ फ्लैट है, अर्थ का कर्वेचर हम नहीं मानते। कर्वेचर मानेंगे तो फिर और कहानी, बहुत सारी कहानी बदल जाएंगे, तो वो हम जनरल थ्योरी में मानते हैं कि अर्थ स्फेरिकल है, अभी तो मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है। एजम्पशन यहाँ भी लिया है हमने थोड़ा सा, इसलिए कहा गया है कि साइंस जो है ना, उसमें एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर सारे एजम्पशंस हम हटा दें, सिर्फ हम रियलिटी खेलें,
तो फिर चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाएंगी यार। कि हर कुछ जितने भी कॉन्सेप्ट्स बनाए जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ एजम्पशंस लिए ही जाते हैं। जैसे क्लासिकल फिजिक्स बनाया, क्लासिकल फिजिक्स को हमने डिस्कार्ड तो नहीं कर दिया कि क्लासिकल फिजिक्स हटाइए नहीं पढ़ाएंगे क्लासिकल फिजिक्स। पूरी 11वीं क्लासिकल फिजिक्स चलती है, मतलब पूरी 11वीं लगभग 70% 70% कितना होता है, 60% तो हाँ 60% लगभग क्लासिकल मैकेनिक्स ही चलता है। उसमें ये मान के पढ़ाया जाता है कि इतने सारे एजम्पशंस लेके बताए जाते हैं, हमें पता भी नहीं रहता, हम मान लेते हैं कि फिर हमारा बहुत सारे एजम्पशंस हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा जो यही एक तो यही हो गया ग्राउंड का, टाइम का मैंने बताया था आपको, टाइम का एब्सोल्यूट नेचर मान लेते हैं हम जब एनएलएम पढ़ रहे होते हैं तो हम सरफेस को स्मूथ मान लेते हैं, जब फ्रिक्शन आ जाता है तो सरफेस को रफ मान लेते हैं। एजम्पशंस हर जगह है, कोई भी चीज एजम्पशन से फ्री है ही नहीं। जिस दिन इसका ऐसा लेवल हो गया, फिजिक्स का ऐसा लेवल हो गया, साइंस का ओवरऑल ऐसा लेवल हो गया जहाँ एजम्पशंस खत्म हो गए, पूरा पूरा रियलिटी खेल रहे हैं, जो रियल हो रहा है वो हम पूरा कर रहे हैं, तो फिर उसकी ब्यूटी एक अलग लेवल पे रीच कर जाएगी। ठीक है, तो हालांकि इसलिए मैंने उस दिन एक लाइन बोली थी जो आइंस्टीन ने अपने किताब के पीछे में लिखी है कि साइंस जो हम पढ़ते हैं वो बेस्ड ऑन बहुत सारे एजम्पशंस है, लेकिन द डे हम एजम्पशंस के बिना जो एजम्पशंस को हटा के रियलिटी को देखने लगे, जो कि बहुत मुश्किल है। कोई भी साइंस बनता है, वो जनरल थ्योरी बने, वो स्पेशल थ्योरी बने, कुछ ना कुछ पॉइंट पे। अब जनरल थ्योरी का मैं अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, वो मैंने पढ़ा नहीं है। स्पेशल थ्योरी की बात करें, उसमें भी assumptions माने गए हैं। जब उसको रिस्ट्रिक्टेड सेंस में हम डिफाइन करते तो हम फ्रेम को इनर्शियल मानते हैं। तो assumptions आर एवरीवेयर, हर जगह assumptions हैं, बट कहीं assumptions ज़्यादा है, कहीं assumptions कम है। तो धीरे धीरे इस assumptions को मिनिमाइज करने की कोशिश करी है साइंटिस्ट ने। वो कैसे होता है, कोई चीज़ देखिए, assumption क्या होता है, देखिए एक तरह से समझिए, कोई चीज़ मान लेना, ऐसा है, एज्यूम कर लेना, वो एक आपको, आप कह लीजिए कि एक डोर दे देता है, विंडो दे देता है फ्यूचर के साइंटिस्ट को कि वो उस पॉइंट पे रिसर्च करे और उस पॉइंट को साबित करे कि क्या एक्चुअली में ये एजम्पशन जो माना गया है, क्या रियलिटी से इसका मतलब व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन दैट एजम्पशन एंड द रियलिटी। वो तो हमने एजम्पशन मान लिया है, रियलिटी इज डिफरेंट। तो वही रियलिटी का, वैसे ही क्लासिकल फिजिक्स आया पहले न्यूटन वाला, काफी सारे एजम्पशंस, क्लासिकल फिजिक्स आया भयंकर एजम्पशंस, उसके बाद रिलेटिविस्टिक फिजिक्स आया, मॉडर्न फिजिक्स आया, एजम्पशंस को कम करने की कोशिश करी गई। कैसे करा कम, रिसर्च के थ्रू। अभी भी बहुत सारे एजम्पशंस हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट जैसे जैसे इस 21st सेंचुरी में या फिर जो 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में आए, उन्होंने जो उनका सबसे पहला काम था वो क्या था, रिसर्च। किस चीज पे, एजम्पशन जो माना है। और सारी चीजें तो ठीक ही है, न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, बहुत मैथमेटिशियन था न्यूटन, कैलकुलस पूरी न्यूटन ने बनाई है, तो हम न्यूटन को डिस्कार्ड कैसे कर सकते हैं। बट जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, साइंटिस्ट आए, उन्होंने उस पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम कह रहे हैं न्यूटन इज गॉड, आइंस्टीन ठीक है उसने बहुत काम किया, दैट्स देयर, बट न्यूटन इज द गॉड। न्यूटन एक आप कह लो ट्री है, उसके ब्रांचेस हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसके ब्रांचेस हैं आपके फर्दर स्टीफन हॉकिंस, या फिर आप कह लो और भी जो प्रोफेसर हैं या जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सारे उसके ब्रांचेस हैं। द ट्री इज आइजैक न्यूटन। अगर वो ट्री नहीं होता तो ये फिर ब्रांचेस का कोई पता ही नहीं होता। अगर हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स नहीं होता तो हमारे पास रिलेटिविस्टिक फिजिक्स कैसे आता। सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो क्लासिकल फिजिक्स को डिस्कार्ड इसलिए नहीं करा कि क्लासिकल फिजिक्स इज अ बेस, भले ही कितने भी असम्पशंस हो उसमें, बट वो एक बेस है, उसके बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल है। आगे का फिजिक्स उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, भले ही हम इसको अलग से पढ़ लें। आप देखो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ाया नहीं जाता है, वो वहीं पे है, बट वहां पर कुछ कुछ एजम्पशंस माने जो हम यहाँ पर क्लैरिटी देते हैं जिससे कि यहाँ की आगे बातें आपको समझ में आ जाए। दैट इज द थिंग। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिए। तो
सिंपल सा काम होता है साइंटिस्ट का। अब आगे भी होंगे, अगले 50 साल 100 साल में जो भी साइंटिस्ट होंगे उनका काम होगा, क्या काम है उनका। अभी मॉडर्न फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, उनमें देखेंगे क्या क्या एजम्पशंस है, उस एजम्पशंस पे काम करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे और फिर उसको और रिफाइन करेंगे। ठीक है, कोई भी साइंटिस्ट जो उसके ऑब्वियसली सीनियर, आइंस्टीन आइंस्टीन का सीनियर है न्यूटन, तो डिस्कार्ड तो नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, उसको और रिफाइन करेगा। कोई भी चीज का रिफाइनमेंट जितना ज्यादा होता है वो चीज का, उस चीज का ब्यूटी उतना निखरता है ना। तो क्लासिकल फिजिक्स था, उसका रिफाइनमेंट हुआ और बेटर चीजें निकली, तो क्वांटम फिजिक्स, फिर मॉडर्न फिजिक्स, फिर हमारा रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, ऐसे ही चलते चलते फिर हमारा एस्ट्रोनॉमी, सब मतलब सब कुछ एक रिफाइनमेंट है। शुरुआत सबका क्लासिकल से ही है, फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स से ही सब कुछ का शुरुआत है। आगे आगे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने उसके एजम्पशंस पे काम किया और उसको और रिफाइन करा, ब्यूटी ऑफ साइंस को एनहेंस करा। उनका मेन एम क्या था, सारे काम करने पर उन्होंने क्या करा, साइंस को की ब्यूटी को एनहांस करा, साइंस की ब्यूटी को एनहांस करा। ठीक है, तो यहीं पे आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे ना। तो आई थिंक हमने पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कहानी समझा है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल सूडो फोर्स ग्रेविटी सब कुछ समझाया आपको मैंने, पॉइंट ऑफ रेफरेंस समझाया। तो अगर आज का सेशन आपको समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए आगे का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फिर आपके लिए हलवा तो नहीं होगा, बट समझने लायक तो रहेगा, समझ पाएंगे आप अच्छे से। ठीक है, आज का लेक्चर अगर कुछ कहीं भी कोई भी पॉइंट दिक्कत है, एक बार पीछे से रिवाइंड करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो थोड़ा प्लानर मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसी लेक्चर में। देखिए मैंने कुछ डिसाइड करा है, मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दूंगा, बट यहाँ पर जो मैंने डिसाइड करा है वो आप सुन लीजिए। यहाँ पर आपका स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की जो है शीट 1 वो आपको बाय संडे मिल जाएगा, दिस संडे 19 तारीख तक आपको शीट मिल जाएगा। अभी शीट स्टार्ट नहीं करा है मैंने बनाना, बट होपफुली मैं 19 तारीख तक आपको दे दूंगा शीट, पहला शीट। तो एसटीआर के जो टोटल लेक्चर्स हैं उनकी संख्या 10 से बढ़ा के कर दी गई है, हमें शीट भी ऐड करना है, 10 से बढ़ा के लेक्चर की संख्या 13 लेक्चर्स। ठीक है, और पर वीक इसके 2 लेक्चर्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे नेक्स्ट वीक आएगा, संडे को मैं दूंगा, तो उसके कमिंग वीक जो है मंडे, उसमें हम एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम शीट का डिस्कशन करेंगे, और एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम थोड़ा सा आगे जो उसमें लेक्चर फ्लो लिखा हुआ ना, वो फ्लो वही रहेगा, टॉपिक वही रहेंगे, बट बीच बीच में आफ्टर एवरी 3 लेक्चर्स, एवरी तो नहीं बट 1 2 3 जैसे कर लिया, तो चौथा वे चैलेंजिंग मतलब शीट 1 होगा, फिर 5 5th 6th 7th लेक्चर कर लिया, 8 में फिर होगा, फिर 9 10 11 9 10 11 12 ये 4 लेक्चर्स कर लिया, उसके बाद 13 पे एक शीट होगा, 3 शीट्स होंगे इसमें। टोटल शीट्स कितने मिलेंगे आपको, टोटल 3 शीट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो पहला शीट आपको कह दिया संडे को मिलेगा। और मैंने क्या प्लान करा, मैंने आपको लिखा था मैथमेटिक्स का मैं बाय द एंड ऑफ द वीक, तो मैथमेटिक्स में मैंने जो प्लान करा है वो ये बताया था। मैथमेटिक्स की क्लास आपकी 2 क्लासेस होंगी पर वीक। जो हमारा पहला टॉपिक है जो हम उठा रहे हैं दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, 12th का है। ठीक है, 2 क्लासेस वीक में हो गई आपकी स्पेशल थ्योरी की, 2 क्लासेस अलग अलग दिन सारे चलेंगी, 2 हो गई आपकी मैथमेटिक्स की, 3 क्लासेस होंगी केमिस्ट्री की पर वीक। और इस वीक का तो आपको मैंने बता ही दिया, सोल्यूशन होगा कमिंग वीक में, मतलब ये आपका फ्रॉम सॉल्यूशंस फ्रॉम 70 यानी कल से। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, और अब हम सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, है ना। तो सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द सेशन, और फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे, और
आगे की बातें स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी पे करेंगे। कल सॉल्यूशंस का पहला लेक्चर आपको मिलेगा, स्टार्ट हो रहा है सॉल्यूशंस कल से, ठीक है। तो अगेन अगर आपको ज्वाइन करना है मेरे साथ, वांट टू टीच, मैं आईडी में दे रहा हूँ फिर से, फिर मेल कर दीजिएगा, बाकी आगे की डेमो वगैरह की डिस्कशंस कर लेंगे। व्हाटएवर भी द सब्जेक्ट सारे चलेंगे, ठीक है। अगर मेरे को लगेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे भी बेटर आपका है, फिर मैं आपका वाला कंटिन्यू कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं उसमें। मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल है। आप अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में रहिए, मैं अपनी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में रहता हूँ, सारे एक्सपर्टीज मिल जाते हैं तो एक अलग पीक पे पहुंचते हैं, दैट टाइप है ना। ओके, वाइंडिंग ऑफ द सेशन एंड बाय बाय, टेक केयर। और फिर भाई एग्जिट करते हैं, 1 2 3 एग्जिट।